Assalamualaikum dear readers, welcome to Romantic Novels by Star। आज की किस्त नंबर 14। आपकी बातें चाहे वो सच हों या झूठ उससे फील होती हैं, तो बेहतर होगा आइंदा उनके सामने ऐसा कुछ ना बोला जाए। आप लोगों के लिए वो दुश्मनों की बेटी बाद में होनी चाहिए, पहले इस हवेली की सरदारनी है वो। उन्हें वो रुतबा और इज्जत देना सीखें। ज़ाकवान जतोई सरदोस्पार लहजे में बोलता, उनके सामने अनायशा की अहमियत वाजिया करने के साथ साथ उन्हें इस बारे में भी बावर करवा गया था कि वो हवेली में मौजूद तमाम मामलात से बाखबर है। अम्मा साइंस ज़ाकवान के अंदर जाने के बाद गुलनाज बेगम ने घबरा कर सफीना बेगम को देखा था। ये सब उस नौकरानी शबनम का किया धरा है। वही एक एक रिपोर्ट दे रही है सरदार साईं को। मगर फिक्र मत करो, उस दुश्मनों की बेटी को इतनी आसानी से तो सर पे आकर नहीं बैठने दूंगी। सफीना बेगम ने जहर हुन लहजे में बोलती गुलनाज जतोई की जानिब देखा था। क्या करेंगी आप? गुलनाज बेगम उन्हें अभी भी उम्मीद देख उलझी थीं। सरदार सागवान जतोई को अनायशा के खिलाफ नहीं कर पाए हम, मगर उस लड़की को तो सरदार सागवान जतोई के खिलाफ कर सकते हैं ना। सफीना बेगम की बात सुनकर वो दोनों भी मुस्कुरा दी थीं। वो समझ चुकी थी अब उन्हें क्या करना है। सरदारनी साईं थोड़ा सा और पी लें, फिर आपने दवा भी लेनी है। सागवान ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने ही उसे शबनम अपनी जिद्दी सरदारनी के नखरे करते दिखाई दी थी। मैंने इतना तो पिया है, अब बस करो और मेडिसिन दो मुझे। अनायशा उसे डिपटते करीब आते सागवान को नहीं देख पाई थी। मुझे दें ये। ज़ाकवान ने शबनम से बाउल थाम लिया था। उसे देख शबनम फौरन अनायशा के पास से उठी थी और साथ ही ज़ाकवान को अनायशा की जानिब सूप का चम्मच बढ़ाते देख वो हैरान भी हुई थी। उसने अपने सरदार को पहली बार ऐसा कुछ करते देखा था। सरदारनी साहिबा, पी लें। ज़ाकवान ने चम्मच उसके होंठों के करीब लाते वॉर्न करती निगाहों से उसे देखा था, जिस पर शबनम का ख्याल करते उसे ना चाहते हुए भी मुंह खोलना पड़ा था। जबकि शबनम एक जानिब सर झुकाए खड़ी किन अखियों से उन दोनों को देखती, दिल ही दिल में अपने सरदार और सरदारनी की नजर उतार रही थी, जो उसका ख्याल करते आंखों ही आंखों में लड़ने में मसरूफ थे। साईं, मैं जाऊं? शबनम ज़ाकवान के हुक्म की मुंतज़िर थी। नहीं, मेरे सर में दर्द है, तुम यही रहो और मेरा सर दबाओ। अनायशा ज़ाकवान के साथ रूम में अकेले होने के एहसास से घबराते जल्दी से बोली थी, जबकि शबनम ने बेचारगी से ज़ाकवान को देखा था। तुम जाओ शबनम, मैं देख लेता हूँ तुम्हारी सरदारनी को। ज़ाकवान अच्छे से समझ रहा था। ज़ाकवान की जानिब से हुक्म मिलते ही शबनम फ़ौरन निकल गई थी, जिस पर अनायशा ने उसकी पुश्त को खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। वो हमेशा वही करेगी जो मैं कहूँगा। यहाँ मौजूद हर फर्द मेरे हुक्म का ताबिया है। सरदारनी। ज़ाकवान ने उसे सारा सूप पिलाकर मेडिसिन दी थी। अनायशा के हाथ से हाथ टच होते वो परेशान हुआ था, क्योंकि अनायशा का वजूद तेज़ बुखार में तप रहा था। मेडिसिन लेती वो तकिए पे सर रख गई थी। सरदारनी, आंखें खोलें। ज़ाकवान ने उसके करीब बैठते झुक कर उसका गाल थपथपाया था। मुझे नींद आ रही है। अनायशा ने उसके बुलाने पर किशमिशाते उसका हाथ थाम लिया था। वो बुखार और मेडिसिन के ज़ेर असर एक बार फिर गुनूदगी में जा रही थी। ज़ाकवान के बाजू पे सर टिकाए वो गहरी नींद में जा चुकी थी, जबकि ज़ाकवान यकटक अपने साथ लगी अपनी सरदारनी को तके गया था, जो होश हवास में उसे करीब भी खटकने नहीं देती थी, मगर हवास खोते ही वो सिर्फ उसकी पनागाह की मुतलाशी रहती थी। ज़ाकवान झुका था और उसके दोनों लाल गुलाबी फूले रुई जैसे गालों को होंठों से छू गया था। उसे पहले दिन से अनायशा के फूले से नरम गाल बहुत पसंद थे। उसके तपश ज़दा लम्स पर अनायशा नींद में किस्मसाती मज़ीद उसके करीब सिमट आई थी। ज़ाकवान उसके सामने दराज सोता उसका सर अपने बाजू पर रख गया था। उसके करीब होने पर नींद में भी अनायशा के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखरी थी, जो बेहद दिलकश और प्यारी थी। ज़ाकवान झुका था और उस मुस्कुराहट को अपने होठों से चुन गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था, जब अनायशा की आवाज़ पर ज़ाकवान की आंख खुली थी। वो उसके सीने से चिमटी हुई थी। क्या हुआ सरदारनी, आप ठीक हैं? ज़ाकवान ने उसके माथे पर लब रखते नरमी से पूछा था। मुझे ठंड लग रही है। अनायशा उसके पुर हरारत वजूद में घुसने की कोशिश करती ठंड से बचने की कोशिश कर रही थी। उसको बुखार अब नहीं था, मगर शायद ठंड उसकी अभी भी उतर नहीं पा रही थी। रूम में हीटर ऑन था।
ज़ाकवान ने उसे 2 कमलों में लपेट कर अपने सीने से लगा रखा था, मगर उसकी नाज़ुक सी सरदारनी की ठंड ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ज़ाकवान ने आगे होकर बेड पे रखा तीसरा कंबल भी उसके ऊपर डाला था, मगर इस बार उसने अनायशा को अपने साथ लगाते दोनों पर ही वो सारे कंबल डाल लिए थे। अब अनायशा उसके साथ लगती उसके सीने पे सर टिका गई थी। सरदारनी, आप मेरी बर्दाश्त का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। ज़ाकवान ने उसकी बंद आंखों पर बारी-बारी लम्स छोड़ते उसे मुखातिब किया था, जो बेखबर सी अब पुरसकून होती उसके सीने के साथ लगी हुई थी। हमेशा की तरह इस वक्त भी उसने एक मुट्ठी से ज़ाकवान के कॉलर को दबोचा हुआ था। ज़ाकवान के होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। चेहरा झुकाकर उसके हाथ की पुष्ट को छूते वो अपनी आंखें बंद कर गया था। सुबह 11 बजे के करीब अनायशा ने किसमिसाते मंदी मंदी आंखें खोली थी, मगर खुद को किसी आहनी गिरफ्त में महसूस करते उसका दिल थक से रह गया था। अपने चेहरे पर पड़ती गर्म सांस और पेट पे महसूस होते मजबूत हथेली का लम्स अनायशा की सांसें मुंतशिर कर गया था। वो जाकवान जतोई के नहायत ही करीब उसके साथ एक ही कंबल में मौजूद थी। अनायशा को कुछ समझ ही नहीं आया था कि ये सब कैसे हुआ है। सैर वो भला यूं जाकवान जतोई की बाहों में क्यों कर सो रही थी। उसे बात पे बात इतना एटीट्यूड दिखाने वाला ये बंदा अपनी अकड़ खत्म करके उसके इतने करीब कैसे आया था। वो उसके साथ उस एक ही रूम में एक ही बेड पे सोया। इस ख्याल के आते ही अनायशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तो मतलब जाकवान उसके साथ सोया था। मतलब उनके बीच उन उल्टी सीधी सोचों के साथ ही अनायशा की जान खलक में आन अटकी थी। अनायशा ने पहले अपनी पोजीशन चेक की थी। वो जाकवान का कॉलर मुट्ठी में दबोचे दूसरा हाथ उसके सीने के गर्द हमायल किए उसके कंधे पे सर रखकर उसके साथ लगी आधे से ज्यादा उसके ऊपर चढ़ के सो रहे थे। अनायशा का चेहरा शर्मो खफ्त के मारे लाल हुआ था। उसने रात के मनाज़िर याद करने चाहे थे, मगर कुछ-कुछ बातों के सिवा उसे कुछ भी याद नहीं था। वो तो बाहर बैठी थी ना, फिर वो रूम में कैसे आई थी? उसे बहुत सी बातें याद नहीं आ रही थीं। अनायशा की नज़र जैसे ही अपने बाजू पे पड़ी, अपने कपड़े चेंज हुए देख उसका रंग फ़क हुआ था। मगर अगले ही लम्हे उसे याद आ चुका था कि अपने कपड़े उसने खुद चेंज किए थे। कहीं कल के हवाले से मैंने उस सरदार के सामने कोई बकवास तो नहीं कर दी। कहीं इस वजह से तो ये मेरे साथ। अनायशा ने फ़ौरन अपने दोनों हाथ खींचते पीछे हटना चाहा था, मगर जाकवान के मजबूत हिसार की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई थी। अनायशा को उसकी गर्म सांसों से अपना चेहरा झुलसता हुआ महसूस हुआ था। उसने जाकवान के कंधे पे ही सर टिकाए नजरें उठाकर ऊपर देखा था। जाकवान का चेहरा उसके बेहद करीब था। अनायशा यकटक उसे देखे गई थी। उसके जागते हुए तो कभी वो यूं उसे ध्यान से देख नहीं पाई थी। उस शख्स की रोहबदार आंखों की चमक ही ऐसी होती थी कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। अनायशा की नज़रें उसके नाभि लबों और उनसे ऊपर सजी स्याह मूंछों पर थी, जो उसे बेहद पसंद थी। ये एतराफ़ अनायशा ने आज पहली बार अपने दिल से किया था। उसके दिल में उन्हें छूने की ख्वाहिश पैदा हुई थी, मगर हाथ बढ़ाते बढ़ाते वो वापस मोड़ गई थी। अगर जाकवान जतोई जाग जाता तो उसकी खैर नहीं होने वाली थी। इसलिए वो बिना मज़ामत किए उसकी गिरफ्त से लगी बस उस शख्स के मग़रूर मगर इंतहाई दिलकश नक़ूश को घूर रही थी। जब अनायशा की नज़र साकवान की ठोड़ी पे चमकते स्याह तिल पे पड़ी थी, बेसाख्ता अनायशा के होंठों पे मुस्कुराहट बिखरी थी। उसे साकवान का ये दिल बहुत पसंद आया था, जिसे हाथ बढ़ाकर छूने से वो खुद को रोक नहीं पाई थी। तुम बहुत बुरे हो साकवान जतोई, मुझे अपना कैदी बना लिया है तुमने, और अब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिलो दिमाग पर भी अपना कब्जा जमा रहे हो। तुम मुझे अपना असीर बनाना चाहते हो ना, ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी चौगर मर कर रह जाऊं। तुम ये अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। तुम एक हाकिम मर्द हो तो फिर बाकी मर्दों की तरह मुझसे बुरा सलूक रवा क्यों नहीं रखा? क्यों मुझे इतनी अहमियत देते हो? मुबारक हो सरदार जाकवान जतोई, तुम मेरे घर जो जाल बुनते रहे हो, मैं बुरी तरह उलझ चुकी हूँ उसमें, और शायद अब जिंदगी में कभी ना निकल पाऊँ। मगर मेरी एक बात याद रखना, मोहब्बत तो तुम्हें भी मुझसे करनी ही होगी। मेरी मोहब्बत से भी कई ज़्यादा शदीद मोहब्बत होगी तुम्हारी। मैं अकेली इस मोहब्बत की आग में नहीं चलूंगी। साकवन जोतोई, तुम्हें भी चलना होगा मेरे साथ। अनायशा उसके कंधे से सर टिकाए
بہت ہی باریک آواز میں بول رہی تھیں، اتنا کہ اس کی اپنی سماعتیں بہت مشکل سے سن پا رہی تھیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ دور سے اس کی سانسوں کی آواز سن لینے والا اس کی یہ سرگوشی بھی بآسانی سن چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ کھیل کر معدوم ہوئی تھی، جو عنائشہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ کچھ سمے اسے ایسے ہی گھورتے رہنے کے بعد عنائشہ نے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ بہت دھیرے سے اس نے زاکوان کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا تھا، مگر عنائشہ کی صحت کے حساب سے وہ اتنا وزنی تھا کہ عنائشہ ذرا سا ہٹاتے ہی ہانپ گئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر زاکوان کو گھورا تھا اور دوبارہ پوری شدت لگا کر اسے ہٹانا چاہا تھا۔ وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہونے ہی والی تھی جب زاکوان نے اس کے کمرے میں بازو حمائل کرتے کروٹ بدل کر اسے بیڈ سے لگاتے پوری طرح اس پہ حاوی ہوا تھا۔ عنائشہ اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر زاکوان کو دیکھا تھا، جو اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر انہیں تکیے پہ رکھتا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جو اس وقت اسے پوری طرح ہوش حواس میں لگی تھی اور اب اسے اس کی حرکت پر خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑے مجھے! آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ سردار سائیں! عنائشہ اس سے اپنی کلائیاں آزاد کروانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر زاکوان خاموشی سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ میری ہمت کا اندازہ ابھی نہیں ہوا آپ کو سردارنی صاحبہ، اس لیے اس کے بارے میں تو بات ہی مت کریں۔ رہی بات قریب آنے کی، تو یہ سب آپ کی خواہش پر ہی ہوا ہے۔ آپ ہی رات کو نہیں چاہتی تھی کہ میں اس روم سے باہر نکلوں۔ زاکوان نے چھپ کر اس کے دودیا بازو پہ لب رکھتے عنائشہ کو لال کر دیا تھا۔ مم، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ عنائشہ اس کی بات پہ شوق ہوئی تھی۔ تو کیا وہ کل رات سفینہ بیگم کی کئی باتوں کے بعد زاکوان جوتوئی کے سامنے کوئی اول فول بکواس کر چکی تھی؟ عنائشہ دل ہی دل میں خود کو لتاڑ کر رہ گئی تھی۔ آپ کیا کیا چاہتی ہیں مجھ سے؟ رات کو سب پتہ چل چکا ہے مجھے سردارنی۔ عنائشہ کا چہرہ لمحہ بلمحہ گلابی پڑ رہا تھا، جو دیکھ ساکوان جتوئی کے لیے اپنے دل پہ قابو رکھ پانا مشکل ہوا تھا۔ ہم یوں ایک ساتھ رات پر تب تم نے کچھ ہمارے بب بیچ کچھ یہ بات پوچھتے ہی عنائشہ اندر تک کانپ اٹھی تھی۔ چہرہ اس قدر لال ہو چکا تھا جیسے ابھی اس میں سے خون چھلک پڑے گا۔ اس کی گنہری پلکیں شرم و حیا سے بوجھل ہو چکی تھیں۔ کسی انجانے احساس سے دل اس قدر بری طرح دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی بات سن کر ساکوان جتوئی کا برآمد ہونے والا چھت پاڑ کہکا عنائشہ کو مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو سردارنی، سردار ساکوان جتوئی چھپ چھپا کر کھانے والوں میں سے نہیں ہے، اپنا حق ڈنکے کی چوٹ پر حاصل کر کے رہتا ہے۔ جس دن اس ارادے سے آپ کے قریب آیا، اس دن آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ زاکوان نے اس کی کان کی لو پہ لب رکھے تھے، جبکہ اس کی بے باک باتیں عنائشہ کو چہرہ چھپانے پہ مجبور کر گئی تھیں۔ ویسے رات کو آپ جس طرح مجھ میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھیں، بہت بار ایمان ڈگمگایا تھا۔ طبیعت آپ کی خراب تھی۔ قیامت کے زیر اثر رات میری کٹی ہے۔ میں اپنے اس صبر اور شرافت کا بہت میٹھا سا انعام چاہتا ہوں ابھی۔ زاکوان کی خطرناک ارادوں اور گہر افشانیوں پر عنائشہ کو خوف اور شرم کے مارے اپنی جان فنا ہوتے محسوس ہوئی تھی۔ کیسا انعام سردار ساکوان جتوئی؟ تم؟ عنائشہ نے اسے باز رکھنا چاہا تھا، مگر اسے اس بات کا موقع نہیں مل پایا تھا۔ اپنا انعام بھی زبردستی وصول کرنے کی عادت ہے مجھے سردارنی۔ اس کی بولتی بند کرتا وہ جھکا تھا اور عنائشہ کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا تھا، جبکہ عنائشہ تو اس کی اس بے باکی پر کھل کر سانس بھی نہیں لے پائی تھی۔ اس نے زاکوان جتوئی کے چنگل سے نکلنا چاہا تھا، مگر ہاتھ اسی کی گرفت میں قید ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پائی تھی۔ مگر آج پہلے دن کی طرح اسے زاکوان جتوئی کے لمس سے اکتاہٹ یا جنجلاہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی غصہ آیا تھا، جو بات اسے بہت زیادہ پریشان کر گئی تھی۔ وہ پوری طرح اس ساحر کے سخر میں جکڑی جا رہی تھی، جو اس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ مغرور شخص کبھی اس کا بن کے نہیں رہنے والا تھا، اور وہ اپنے دل کی بربادی نہیں چاہتی تھی، جو اس دشمن جاں کے ذرا سے لمس پر پاگل ہو اٹھتا تھا۔ عنائشہ کے لیے زاکوان جتوئی کی یہ شدت بری قربت برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت بھی اس کا جارحانہ لمس برداشت کرتے وہ بحال ہو چکی تھی۔
सागवान की मूंछों की चुभन और होठों की गुस्ताखियों की वजह से नायशा का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। क्या हुआ सरदारनी? ये बिखरी सांसें, ये बेकाबू धड़कनें मेरा नाम क्यों पुकार रही हैं? आपके नज़दीक तो मेरी कोई अहमियत नहीं है, तो मेरे करीब आने से आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ता है? कहीं मोहब्बत तो नहीं हो गई अपने इस ज़ालिम सरदार से? सागवान ने उसकी गर्दन और चेहरे की गर्द लिपटी स्याह जुल्फ़ें हटाते बेबाक अंदाज में उसकी गर्दन के साथ तिल को घूरा था। उसके अंदाज पर अनायशा कांप उठी थी, मगर यहाँ इस सिचुएशन में भी सरदारनी अपना दिफा करने से बाज नहीं आई थी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है सरदार साईं। अनायशा आज़िमान दुनिया के किसी भी इंसान से मोहब्बत कर सकती है, मगर ज़ाकवान जतोई से कभी नहीं। अनायशा इस बात से बेखबर कि वो उसकी सरगोशी सुन चुका है, फ़ौरन उसकी बात की नफ़ी करते बोली थी, जिसके जवाब में ज़ाकवान जतोई धीरे से मुस्कुरा दिया था। मुझे इंतज़ार रहेगा सरदारनी, कब आप इज़हार करती हैं अपनी उस हार का। साहकवान ने उसको चैलेंजिंग अंदाज में कहा था। आपका इंतज़ार हमेशा इंतज़ार ही रहेगा सरदार साईं, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं होगा। अनायशा ने उससे अपनी कलाइयाँ आज़ाद करवानी चाही थी। जब साहकवान उसकी गर्दन के नीचे हाथ ले जाता, उसका चेहरा अपनी जानिब उठा चुका था। मैं जिसे चाहता हूँ पाकर रहता हूँ, ये इज़हार भी जल्द ही सुनूंगा मैं, जानता हूँ। और रही बात पाने की, तो अभी जो हासिल करने की मेरा दिल ख्वाहिश कर रहा है, वो तो मैं हासिल करके रहूंगा। ज़ाकवान कहते साथ ही झुका दो और अनायशा के लबों की नरमाहटें अपनी सांसों में उतारता चला गया था। अनायशा उससे सित्म की उम्मीद अभी तो नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां नाकाबिले यकीन हद तक सिकुड़ गई थीं। बातों के साथ साथ उस शख्स का लम्स भी उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। अनायशा ने उसके सीने पर दबाव डालकर उसे खुद से दूर करना चाहा था, जब उसी लम्हे दरवाजे पे दस्तक हुई थी। अनायशा ने उसका कॉलर सख्ती से पकड़ते दरवाजे पे होती दस्तक का एहसास दिलाना चाहा था, मगर सागवान चतोई तो जैसे इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा सुकून भरे और बेहतरीन लम्हे महसूस करता हर शे का खुश बुलाए हुए था। जब काफी देर बाद उसकी हालत प्रेम खाते जाकवान ने उसे आजाद किया था, अनायशा बुरी तरह कांप रही थी। उसके नामालूद होंठ अपने रंग से भी कई ज्यादा सुर्ख हो चुके थे, मगर उसने अभी तक ज़ाकवान को कॉलर नहीं छोड़ा था। उसकी गिरफ्त अभी भी उतनी ही सख्त थी। ज़ाकवान उसके ऊपर झुका गहरी गहरी सांसें लेती अपनी सरदारनी को घूर रहा था, जो उसकी इतनी सी वारफतगी से घबरा चुकी थी। अनायशा की आंखों में नमी उतर आई थी, जिसकी वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। सरदारनी, मेरे करीब ना आने पर भी आपकी आंखें नम होती हैं, और मेरे करीब आने पर भी यही हाल है। आप क्या चाहती हैं? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। ज़ाकवान ने उसकी आंखों पे होंठ रखे थे। अनायशा अब काफ़ी हद तक खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। उसने नज़रें उठाकर ज़ाकवान को देखा था। तुमसे बहुत दूर जाना चाहती हूँ ज़ाकवान चतोई, इसी में मेरी खुशी है। जाने दोगे मुझे? अनायशा ने उसकी शर्ट मुठ्ठियों में दबोचते, चेहरा उठाकर उसके करीब करते, अपने दिल को कुचलते सवाल किया था। उसके जवाब में ज़ाकवान उसे बेतासुर नसों से घूरने के बाद अपना गिरेबान आज़ाद करवाता उसके ऊपर से हटता बेड से भी उठ गया था। बाहर दस्तक होना बंद हो चुकी थी। क्या हुआ ज़ाकवान जतोई? अचानक से बोलती क्यों बंद हो गई? अनायशा भी उसके पीछे बेड से उठ खड़ी हुई थी, जब ज़ाकवान सिगरेट सुलगाता वापस पलटा था। मेरे इश्क में गिरफ्तार होने से इतना डर क्यों रही हैं सरदारनी? क्यों फरार चाहती हो मेरी मोहब्बत से? ज़ाकवान ने धुआं उसके मुंह पे छोड़ते उसे पल भर के लिए शॉक कर दिया था। इतनी खुदपसंदी अच्छी नहीं होती सरदार साईं, ऐसे ना हो मुंह के बल गिरना पड़े। अनायशा उसे गुस्से से जवाब देती वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी, जब साकवान उसके पैर से बाजू हमायल करता और उसे अपनी जानिब खींच गया था। अनायशा उसकी इतनी सख्त गिरफ्त पर खौफजदा हुई थी। अपनी गर्दन और कंधे पर महसूस होती उसकी गर्म सांसों पर अनायशा ने मुट्ठियां खींच ली थीं। वो जानती थी गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई है। एक बात हमेशा से याद रखना सरदारनी, सरदार सागवान जतोई को अगर कोई मुंह के बल गिरा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। और जिस दिन तुमने ऐसा किया, उस दिन तुम और ये दुनिया वाले सागवान जतोई का एक नया रूप देखेंगे, जिसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अब तक तुम मुझे तड़पा रही हो, मैं बहुत ही नरमी और मोहब्बत से तुम्हारा हर वार बर्दाश्त कर रहा हूँ, मगर जिस दिन मैंने तुम्हें तड़पाना शुरू किया,
वो बर्दाश्त नहीं कर पाओगी तुम। ज़ाकवान उसके कंधे पे अपनी शिद्दतों का निशान छोड़ता अनायशा को लरज़ने पे मजबूर कर गया था। ज़ाकवान चतोई रूम से निकल गया था, मगर अनायशा उसी तरह अपनी जगह साकत और जामिद सी बनी बुत खड़ी थी। उसका दिल ज़ाकवान की बातों से ही बेचैन हो उठा था। ये शख्स इतना मुश्किल क्यों था उसके लिए? वो कैसे समझती उस इंसान को? उससे मोहब्बत थी या सिर्फ एक मोरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था वो उसे? मगर उसे तो हमेशा ज़ागवान जतोई के अंदाज में अपने लिए नरमी और मोहब्बत ही नज़र आई थी। अगर मोहरा बुना कर रखना होता तो वो उसे अब तक यूं सर पर बिठा कर न रखता। उसकी हर गुस्ताही का जवाब यूं मुस्कुरा कर न देता। अनायशा को लगा था कि ये अकड़ू घुमंडी सरदार उसे पागल कर देगा। आज सरचांद की मेहंदी थी और सुबह से उसने ना कुछ खाया था ना पिया था, ना किसी से कोई बात कर रही थी वो। उसने मेहरजान को भी कॉल करने की कोशिश की थी, मगर वो उसकी कॉल ही पिक नहीं कर रही थी। सरचांद समझ चुकी थी कि इतने साल बाद अपने बेटे से मिलने की वजह से वो मसरूफ होंगी, इसलिए वो उनसे नाराज नहीं थी। मगर वो इतना तस्लीम कर चुकी थी कि अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल लम्हात में वो बिल्कुल अकेली थी। उसे सँभालने, उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही भाभी की बुलाई गई लड़कियाँ उसे मेहंदी लगा कर गई थीं। यहाँ मेहंदी और हल्दी का फंक्शन दिन में ही कर दिया जाता। ज़्यादा हल्ला-गुल्ला और नाच-गाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। अभी कुछ देर पहले ही उसकी ससुराल वालियाँ मेहंदी और हल्दी की रस्म करके उसे मायों का सूट पहना कर गई थीं। इस वक्त वो मायों के सर चौड़े में फूलों की ज्वेलरी पहने उदास और सोगवार सी बेहद हसीन लग रही थी। उसका ये सोगवार हुस्न देखने वालों पर कयामत ढाने के लिए काफी था। उसके नाक में चमकती नथ भी इस वक्त उदास सी थी। उसकी शर्ट की स्लीव्स कोहनियों तक फोल्ड की गई थी, क्योंकि मेहंदी से उसके दोनों बाजुओं को एंड तक भर दिया गया था। ट्राउजर को भी टखनों से ऊपर तक फोल्ड किए मेहंदी लगने से बचाया गया था। उसकी धुतलियां पड़लियों पर सजी मेहंदी उसके सरापे की दिलकशी को चार चांद लगा रही थीं। वो बेड पे तकिए के सहारे बैठी, सर बेड ग्राउंड से टकराए आंखें मूंदे हुए थी, जब अचानक कमरे में उसे किसी आहट की आवाज आई थी। उसने झट से आंखें खोली थीं, मगर पूरे कमरे में नजरें दौड़ाने के बाद भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। सरजान उसे अपना वहम समझती वापस से आंखें मूंद गई थी। इस वक्त वो बहुत ज्यादा ज़हनी टेंशन का शिकार थी। सरजान को वापस अपने मुराकबे में जाता देख दिलशेर खिड़की से अंदर दाखिल होता और उसे एहतियात से बंद कर गया था। पहली आवाज़ खिड़की का लॉक तोड़ने की ही थी, जिसे सरजान अपना वहम समझ रही थी। दिलशेर बेड से कुछ फासले पे खड़ा होता, उसके सुहाने रूप को पुरशौक निगाहों से देखने लगा था, जो जर्द जोड़े और फूलों की दिलफरेब खुशबू से महकती उसे कोई अप्सरा मालूम हुई थी। वो यकटक बेखुद सा उस हुस्न की मलका को तके गया था, जो इस वक्त किसी और के नाम की मेहंदी लगाए किसी और की मायों की दुल्हन बनी बैठी थी। वो एक ज़माने में उसकी मोहब्बत थी। इतनी आसानी से इस लड़की को भला कैसे किसी और का होते देख सकता था?